न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ ऐसा है, या न्यूमेरिकल ऐसा है। सबसे पहले ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने बॉक्स में करवाया था। इसमें न्यूमिनेटर का मतलब क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, टाइम। कैपिटल टी का मतलब बॉडी का टेम्परेचर। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर बॉडी 80 डिग्री से 60 डिग्री पे टेम्परेचर को चेंज कर रही है तो मैं कैपिटल टी क्या लूँ, 80 लूँ कि 60 लूँ। अब 80 भी है, 79 भी है, उसके बाद 75 भी है, 70 भी है, तो मैं क्या लूँगा यहाँ पर, एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। पर मैं क्या लूँगा उसमें, एवरेज टेम्परेचर। और टी नॉट का मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, राइट। तो इसको यूज़ कैसे करना है इसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक चाय का कप है, 60 डिग्री पे है, और थोड़ी देर में 7 मिनट में टेम्परेचर कितना हो गया, 40 हो गया। बताओ अगले 7 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा। अब जिसने तो ये लॉ सुना नहीं, वो पता क्या कहता है, 7 मिनट में 20 डाउन हो गया, अगले 7 मिनट में फिर 20 डाउन, तो 20 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल गलत। ऐसे होता तो फिर न्यूटन ने काम क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या करना है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है, तो लॉ लगाओ। केस नंबर 1, डी टी मीन्स टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज बोलो कितना हुआ, 60 माइनस 40। टाइम की जगह कितना, 7 मिनट। एवरेज टेम्परेचर टी, 60 और 40 का एवरेज 60 प्लस 40/2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10। इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां पे केस नंबर 2 लगाएं। टेम्परेचर चेंज कितना, 40 माइनस टी, कितनी देर में, 7 मिनट में। एवरेज टेम्परेचर कितना, 40 प्लस T/2, और सराउंडिंग का फिर से 10। इन दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके टाइम टेम्परेचर निकाल लें, आंसर है। मेज में आपको 2 बार कम से कम ये क्वेश्चन देंगे, 2-3 बार आया हुआ है। नीट में तो मैंने खुद 4 बार देखा होगा ये क्वेश्चन। मैंने मॉडिफाई किया ना जो, अच्छा ओके। ये कह रहा है कि इनिशियली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग dQ/dt था। देखो मैं अगर ये बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में कि एसी चल रहा है और रूम का टेम्परेचर डाउन हो गया, और दिखता भी है, मान लो रूम का टेम्परेचर 30 से 25 हो गया, हम ये तो नहीं बात करते टेम्परेचर इसलिए डाउन हुआ, या नॉर्मल बात कि देखो जी हीट निकल रही है। हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे मीटर से। तो हम ना टेम्परेचर के साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं, टेम्परेचर एंड टाइम। तभी तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को मॉडिफाई करके dQ/dt को छोड़ के टेम्परेचर की फॉर्म में हमने लॉ को मॉडिफाई किया है। ऐसा है क्योंकि न्यूमेरिकल जो आता है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम के साथ आता है, चेंज ऑफ हीट नहीं आता। कोई कहता है अगर चेंज ऑफ हीट आ गया तो कुछ भी नहीं करना, फिर तो Q = mc ΔT लगा लो और टाइम से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। फिर तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की जरूरत क्या है, Q = mc ΔT आपका आंसर दे तो रहा है हीट का। क्लियर है यहाँ तक। अब ये मेथड नंबर 1 है, चिंता ना करो, यही मेथड काम आता है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल मेथड है। हर के ऊपर लगा के देखा है मैंने, एनसीईआरटी से लेके कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स करोगे सही आंसर देगा। बट कभी कभी क्या होता है, जो जेई मेंस वाले हैं ना, या हो सकता है एडवांस वाले, जैसे भी होंगे, वो ना अपना ऑप्शन ऐसा दिखाना पसंद करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स में। फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये कैसे, तो कराया ही नहीं हमें। तो मैं मेथड 2 बता दूं। मेथड 2 में अगर आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का भी जो मैं ये दिखा रहा था उसके अंदर ये स्टेप्स याद हो, तो ये था टेम्परेचर वाली टर्म एक तरफ रखी थी और इसे इंटीग्रेट किया था। इस स्टेप को उठा लिया यहीं से, ये स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मेथड 2 में, ये रहा, ये सेम स्टेप है और मैं लिमिट लगा रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, कम हो रहा है, और इंटीग्रेशन तो बनती है क्योंकि एवरेज तो कोई एक अप्रॉक्सीमेट तरीका है, बनती तो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, आपने लिमिट लगानी है 0 से लेके t। मान लो 0 से t टाइम में बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां हो गया, T1 से T2 हो गया। तो बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया इन टाइम 0 से t। इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ t माइनस T0, T1 से T2, और इसकी इंटीग्रेशन t। लिमिट पुट करते हैं, t की जगह T2, t की जगह T1, और यहां पर माइनस के टी। माइनस साइन को एडजस्ट करते हैं, इधर ले आओ तो ये वाली टर्म आगे, ये वाली टर्म पीछे। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू के टी। और मैथ्स का रिजल्ट है, फिर से अगर लॉग हटेगा तो ई बेस इधर आ जाएगा और ये के टी इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन कहीं दिख जाए तो मत कहना कि मुझे करवाया नहीं, मैंने बता दिया ये इंटीग्रेशन से रिजल्ट बनाया है।
अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ ऐसे करना है, देखो या तो यही ऑप्शन मार्क करने को आएगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल यूज़ कैसे करना है। अभी सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अगर टेम्परेचर किसी भी चाय का कप का 60 से 40 हो गया 7 मिनट में, तो 40 से आगे कितना होगा अगले 7 मिनट में? सेम क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसमें? T1 कितना है? 60, T2 कितना हो गया? 40, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 10, और कितनी देर में हुआ? 7 मिनट में। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर 1, पहला स्टेप क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है सबको? ठीक है, वैल्यूज पुट की ना, तो T1 T2 पुट कर दिया, सिंपल। T1 T2 पुट किया, सराउंडिंग पुट किया, आंसर। अब दूसरी इक्वेशन, टेम्परेचर कितना 40 से कितना होना है? T होना है, 40 से T होना है, सराउंडिंग अभी भी 10 है, कितनी देर में? 7 मिनट में। इसको सॉल्व किया तो ये 30 बाई T माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इसका राइट हैंड साइड K7 है, 2 भी K इंटू 7 है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, लॉग से लॉग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर तो 28 ही आना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई इंटीग्रेशन से करके दिखाओ, तो इंटीग्रेशन से करके दिखाया है, पर आप कहोगे हम क्या करें? अब मेथड 1 ही फॉलो कर लो। मेथड 2 सिर्फ उसके लिए है क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो जानबूझ के आपको ऐसा ऑप्शन दिखाएगा, फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अदरवाइज न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है मेथड 1।